नमस्कार दोस्तों। अभी जैसे आपको पता है कि रीट में इकोनॉमिक्स लगा है, तो इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें जोड़ी गई है। जैसे आपकी आरबीआई जोड़ दी गई है, इसके अलावा एलआईसी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह है वो भी जोड़ा गया है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इनको भी जोड़ दिया गया है। कोऑपरेटिव्स है वो पूरा टॉपिक जोड़ा है, और इसके अलावा एक चीज़ और जोड़ी गई है, वो है जो आपके उपभोक्ता जागरूकता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो ई क्योंकि रीट में अगर रीट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इस क्लास में। और हमारे चैनल का नाम है रे ऑफ होप, और रे ऑफ होप पर आप जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। और इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिलेगी, कोर्स की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, और नोट्स के अलावा एमसीक्यू भी मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो आपके टॉपिक अभी ऐड हुए हैं, और मैं इस बारे में ये भी कहना चाहता हूँ कि लगातार इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। हर एग्ज़ाम में देख लीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर जगह इकोनॉमिक्स को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आज जो हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च मौद्रिक संस्थान है, और इसको पढ़ना भी लाजमी बनता है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी हमें पढ़ना है, दूसरा हमें भारत की जो सबसे बड़ी बैंक है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो आरबीआई की शुरुआत करते हैं हम। तो आरबीआई कैसे बना, इस जॉन मेनार्ड किन्स भी थे। चैम्बरलिन आयोग आया 1914 में, और इसमें एक सदस्य जॉन मेनार्ड किन्स भी थे। और जॉन मेनार्ड किन्स और दूसरे सदस्यों ने भी ये कहा कि भारत में जो प्रेसिडेंसी बैंक्स है, उस समय प्रेसिडेंसी बैंक्स कौन सी थी? बैंक ऑफ बंगाल 1809 में बनी। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था बैंक ऑफ कैलकटा। जो कि 1806 में बनी थी। 1806 में बनी, फिर इसका नाम चेंज होके बैंक ऑफ बंगाल हो गया। दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे। ये बनी थी 1840 में। और तीसरी थी बैंक ऑफ मद्रास। ये आपकी 1843 में बनी थी। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थी, और इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक बनाना था, और ये सिफारिशें करी थी चैम्बरलिन आयोग ने, जो कि 1914 में आया था। तो कि भाई एक केंद्रीय बैंक बनाया जाए, और इन तीनों बैंकों को मिलाकर। तो फिर क्या हुआ कि 1921 में एक बैंक बना, जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक। लेकिन ये इंपीरियल बैंक है जो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं कर पाया, ये एक वाणिज्यिक बैंक की तरह रह गया, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य क्या था? केंद्रीय बैंक बनाना, देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्थान बनाना था। लेकिन इसने ये काम नहीं किया। इसने ये काम नहीं किया तो एक और कमीशन आ जाता है, जिसको हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं आरबीआई, तो जिसको हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं। हिल्टन यंग कमीशन है जो 1926 में आया, और इसने सिफारिशें करी। हिल्टन यंग कमीशन।
यंग कमीशन 1926 में आया और इसने कहा कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पे फाइनली लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एक बिल पास हो गया और फाइनली वो बिल पास होने के बाद एक्ट बन जाता है आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934। और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने कार्य करना शुरू कर दिया। तो भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा जाए स्थापना किसकी आरबीआई की कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई स्थापित हो गया। किस कमीशन के तहत, किस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर? हिल्टन यंग कमीशन, या उसका दूसरा नाम है रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन भी कह सकते हैं। और इसकी सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई स्थापित हो गया और इसका हेडक्वार्टर, जो मुख्य ऑफिस है, वो कलकत्ता था उस समय। लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर आ गया? मुंबई में। और अभी आपसे पूछे कि आरबीआई का हेड ऑफिस कहां है 1937 से, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, 1937 से जब स्थापित हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता में था। ठीक है। और प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन बने? प्रथम गवर्नर कौन बने आरबीआई के? तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सर ओसबोर्न स्मिथ नाम के व्यक्ति थे जो प्रथम गवर्नर बने आरबीआई के। उसके बाद टेलर बने और भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख बने। हालांकि वो भारत से थे और 1943 में ही बन गए थे, आज़ाद भारत नहीं था उस समय, लेकिन वो आज़ाद भारत की आरबीआई के पहले गवर्नर भी माने जाते हैं क्योंकि वो 1948 तक रहे और भारत है जो 1947 में आज़ाद हो गया था। तो प्रथम आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन बने? सर ओसबोर्न स्मिथ। उस समय भारत आजाद नहीं था। सर ओसबोर्न स्मिथ। अब ओसबोर्न स्मिथ से आपको क्या याद आता है? क्योंकि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? सर ओसबोर्न स्मिथ। दूसरे गवर्नर भी अंग्रेजी बने थे, टेलर नाम से। और तीसरे जो गवर्नर बने वो भारत से थे। और आज़ाद भारत की आरबीआई के प्रथम गवर्नर भी वो थे, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख है वो आपके गणतंत्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री भी बने थे, गणतंत्र भारत के। क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री बने थे षणमुखम चेट्टी और दूसरे बने थे, अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे तो आपको बताना है जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे? षणमुखम चेट्टी। जबकि गणतंत्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री कौन बने थे? सीडी देशमुख। और आजाद भारत की आरबीआई के प्रथम गवर्नर भी कौन बने थे? सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख वही वित्त मंत्री थे जिन्होंने भारत के बजट को हिंदी में भी प्रसारित लिखने के लिए या हिंदी में लाने के लिए सिफारिशें करी थी। और भारत का बजट 1955-56 से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी छपना शुरू हुआ था। उससे पहले भारत के बजट को सिर्फ इंग्लिश में ही छापा जाता था।
इसके अलावा आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरबीआई के गवर्नर के नाम से। सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल करने वाले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? बेनेगल रामाराव। तकरीबन बहुत लंबा कार्यकाल रहा है इनका, लगभग 12 साल के करीब इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब 14 बड़ी बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल.के. झा, लक्ष्मीकांत झा थे। और उसके अलावा 1980 में जब 6 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब कौन थे? आई.जी. पटेल थे। और वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के गवर्नर नंबर 25वें हैं, 25वें स्थान पर हैं। अभी तक 25, इनके अलावा 24 बन चुके हैं और ये 25वें आरबीआई के गवर्नर है। और आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है। गवर्नर के अलावा 4 उप गवर्नर भी होते हैं, डिप्टी गवर्नर, राइट। तो ये आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, उसके गवर्नर कौन कौन थे। और अगर भारत की आरबीआई के बारे में बात करूं तो क्या भारत की आरबीआई फेडरल रिजर्व जैसे अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, नोट छापता है वगैरह करता है, तो वैसा ही है या फिर कुछ अंतर है? तो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, जबकि भारत का आरबीआई पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। कुछ चीज़ें हैं वो सरकार के अधीन में रहकर इसको करनी पड़ती है। अब आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि सभी लोग उस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नोट है आपके पास, उसकी गारंटी कौन लेता है? जो आपके पास नोट है उसकी गारंटी आरबीआई का गवर्नर लेता है कि आरबीआई लेता है या केंद्र सरकार लेती है? तो नोट के ऊपर आप देखोगे, आपको नोट के ऊपर ही दिखाई दे देगा गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसकी गारंटी लेती है, न तो आरबीआई का गवर्नर लेता है न ही आरबीआई लेती है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो नोट है उस पर कितनी भाषाएं होती है? तो एक बॉक्स में देखना आपको 15 भाषाएं मिलेगी। इसके अलावा बॉक्स के बाहर 2 भाषाएं, हिंदी और इंग्लिश है जो बाहर है। तो टोटल नोट पे 17 भाषाएं मिलेगी। इसके अलावा आपको नोट पे कौन सी तस्वीर है वो भी पता रखना चाहिए। 2000 पे मंगलयान है। उसके अलावा आपको 500 का नोट है, उस पे किस प्रकार की तस्वीर है? तो लाल किला है। जैसे पुराने 500 के नोट थे, उस पे गांधी जी दांडी यात्रा पे निकले थे, तो उसको देखकर आपको क्या लगता था कि गांधी जी दांडी यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन 2016 में पता चला कि वो लाल किला जा रहे हैं, क्योंकि नए नोट पे लाल किला आया है, राइट। तो इस प्रकार के जो फैक्ट्स है उनका भी ध्यान रखना है कि नोट पे किस किस की तस्वीर वगैरह है। नोट पे ये जो फोटोएं हैं या फिर तस्वीरें हैं, ये क्यों लगाया जाता है? ये किसी देश की कला संस्कृति या उसकी विरासत को दर्शाने के लिए इस प्रकार के हम लगाते हैं। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा देश में नेता होता है, जैसे हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो उनकी भी एक फ़ोटो लगती है जो 1996 से शुरू हुई थी। 1996 से पहली बार महात्मा गांधी सीरीज के नोट लगे थे। उससे पहले लोइन सीरीज के थे, 3 जो सर वाला, वो आपने अशोक स्तंभ वाला देखा है ना, सत्यमेव जयते, वो वाले शेर लगे होते थे। उसके बाद कौन आए? गांधी जी। और उसके बाद 2016 के नोटों में क्या चेंज हुआ है? 2016 के नोटों में एक तो चेंज हुआ स्वच्छ भारत, चश्मा लगा है गांधी जी का, एक जगह लिख रखा है स्वच्छ, दूसरी जगह लिख रखा है भारत। जहाँ पे स्वच्छ है वहाँ पे भारत नहीं, और जहाँ पे भारत है वहाँ पे स्वच्छ नहीं। अब देखेंगे कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है, आरबीआई के कार्य क्या है, क्या कार्य करता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके कई कार्य हैं। नंबर 1, नोट छापना।
वह नोटों और सिक्कों का निर्गमन करना, निर्गमन यानी इश्यू करना, जारी करना। अब देखिए नंबर 1 फंक्शन नोट छापना। नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। भारत में आरबीआई के पास एकाधिकार है नोट छापने का, लेकिन नोट का साइज कैसा होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो वित्त मंत्रालय निर्णय देता है आपको। उसके निर्णय के बाद ही नोट छापे जाते हैं। कितने नोट छापने पड़ेंगे ये भारत सरकार या वित्त मंत्रालय निर्णय देगा। और नोटों और सिक्कों का निर्गमन करना, क्योंकि सिक्के है जो भारत सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा ढलाई होती है, जबकि नोट छापने का काम किसके पास है? आरबीआई के पास। और जो आपके सिक्के हैं उनकी ढलाई कौन करता है? वित्त मंत्रालय। और एक का नोट है वो भी कौन छापता है? भारत सरकार के द्वारा छापा जाता है एक का नोट। और एक के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, जबकि किसके होते हैं? मुख्य वित्त सचिव के। वर्तमान में भारत के मुख्य वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे नाम से हैं मुख्य वित्त सचिव भारत के। और आरबीआई के गवर्नर आपको पता है शक्तिकांत दास। नोट छापना आरबीआई छापती है। नोटों व सिक्कों का निर्गमन करना यानी इनको जारी करने का काम भी आरबीआई करती है, जबकि मैंने ये नहीं कहा कि सिक्कों को डालने का काम भी आरबीआई का, किसका? वित्त मंत्रालय का है। सिक्के डालने का काम वित्त मंत्रालय करेगा, न कि आरबीआई करेगा। अब नोट कहाँ कहाँ छापे जाते हैं? नोट 4 जगह छापे जाते हैं। नासिक, देवास, शाहबनी व मैसूर। ये 4 जगह हैं जहाँ पे नोटों की छपाई होती है। नासिक कहाँ है? नासिक आपका महाराष्ट्र में। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शाहबनी पश्चिम बंगाल में, जबकि मैसूर है आपका कर्नाटक में। यहाँ 4 जगह पर नोटों की छपाई होती है और 4 जगह ही सिक्के डाले जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? 4 जगह। मुंबई, हैदराबाद, आपका कोलकाता, कलकत्ता के अलावा एक और नगर है जिनका नाम है नोएडा, जिसका नाम है नोएडा। ये 4 जगह हैं जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, जबकि सिक्कों और नोटों का निर्गमन है वो आरबीआई ही करेगा। अब दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ये बैंकों का बैंक है। आरबीआई किसका बैंक है? नागरिकों का बैंक नहीं है। किसका बैंक है? बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक। क्योंकि हम आरबीआई से डायरेक्ट पैसे नहीं ले सकते हैं, ना ही आरबीआई में हम अपना खाता खुलवा सकते हैं। कौन खुलवा सकता है? बैंकें खुलवा सकती है, सरकार कर सकती है, जबकि हम नहीं खुलवा सकते। नागरिकों का बैंक नहीं है आरबीआई। आरबीआई किसका बैंक है? बैंकों का बैंक है या सरकार का बैंक है। बैंकों को अगर पैसे चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो आरबीआई के पास जाना पड़ता है, और सरकार को भी पैसे के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ता है। जैसे मान लो राजकोषीय घाटा हो गया है, तो सरकार उसकी पूर्ति कैसे करेगी? या तो विदेशों से उधार लेगी या पब्लिक बोरोइंग करेगी। और अगर ऐसे में ही नहीं हो पाता है पूरा, तो आरबीआई से नए नोट छापने को कहेगी या फिर आरबीआई से उधार लेगी। तो आरबीआई बैंकों का बैंक भी है और सरकार का बैंक भी है। सरकार का अंतिम उपाय है, रिसोर्ट है। यानी सरकार को अगर कहीं से भी पैसे ना मिले हैं तो भाग दौड़कर या अंततः आरबीआई के पास आना पड़ेगा।
और अगला फंक्शन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और इसके अलावा लिख भी सकते हो, मैं अगले जो कार्य है उस पर डिस्कस करूंगा। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना। भंडार का संरक्षण, कस्टोडियन होता है, संरक्षण करना, इसका भी ये कस्टोडियन है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? मजे की बात तो ये है, जैसे हमने सुना कि 1991 में, क्योंकि हमने 91 में एलपीजी को अपनाया था, आर्थिक सुधार किए थे, बहुत बड़े एलपीजी जो मॉडल आया था वो 1991 में आया था, 1991 में। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार है वो सबसे कम हो गया, इसलिए हमने क्या किया, ये मॉडल अपनाया, तो दिक्कतें हुई थी। तो विदेशी मुद्रा भंडार है वो एक कारण था एलपीजी मॉडल अपनाने का, कि विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारा कम हो चुका है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार 1.12 अरब डॉलर ही रहा था उस समय। लेकिन आज की बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास कितना है? इतना है, 584 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। और आज से 4-5 दिन पहले कितना था? 586 अरब डॉलर का, यानी बिलियन डॉलर, इतने का था। लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है। कम क्यों हुआ? विदेशी जो परिसंपत्तियां हैं, विदेशी जो एक्सचेंज एसेट्स हैं वो कम हो चुकी है, इसकी वजह से थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन अब तक का हाईएस्ट ये था, विदेशी मुद्रा भंडार इतना कभी भी नहीं हुआ था भारत का, जो ये हाईएस्ट था। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों में ये कम होकर 584 अरब डॉलर का हो गया। इसमें क्या क्या होता है? इसमें नंबर 1 पे विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां, यानी डॉलर के अलावा जैसे येन है, स्टेरलिन पाउंड है, सीधा पाउंड लिख दो, पाउंड है, और आपका यूरो है। ये सारी क्या है? विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स है। और इनका सबसे ज्यादा पोर्शन है, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों का है। उसके बाद गोल्ड भी है, गोल्ड के अलावा डॉलर भी है, और डॉलर के अलावा एसडीआरएस भी है। एसडीआरएस मीन्स आईएमएफ की मुद्रा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा का नाम क्या है? आईएमएफ। आईएमएफ की मुद्रा का नाम क्या है? एसडीआरएस, यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इस विशेष आहरण अधिकार, इसका हिंदी में है विशेष आहरण अधिकार। और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है वो भी 5 प्रकार की मुद्राओं से बना हुआ है। 5 प्रकार की वो मुद्राएं कौन कौन सी है? डॉलर, यूरो, डॉलर के अलावा यूरो, यूरो के अलावा पौंड, पौंड के अलावा येन, येन के अलावा युआन, यानी येन किसकी मुद्रा है? जापान की। युआन किसकी है? चाइना की। और सबसे लास्ट में एसडीआरएस की जो बास्केट है, इसमें शामिल होने वाली मुद्रा का नाम भी युआन है। और युआन किसकी मुद्रा है? चाइना की मुद्रा है। युआन किसकी मुद्रा है? चाइना की युआन सबसे लास्ट में, यानी इसको एसडीआरएस में
कब शामिल किया गया था? 2016 में। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? डॉलर की मात्रा होती है। जब 1970-71 में एसडीआरएस जो शुरू हुआ था, उस समय एसडीआरएस, एक एसडीआरएस बराबर $1 था, जबकि अभी की बात करें तो एसडीआरएस डॉलर से बड़ा है। एसडीआरएस यानी आईएमएफ की मुद्रा जो $1 से, एक एसडीआरएस इज ग्रेटर देन $1, $1 से बड़ा। तो विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना आरबीआई का अगला जो कार्य मैंने चौथा नंबर बताया। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या होता है और इसमें भी क्या क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये कितनी चीजें थी? 1 यूरो, 2 पौंड, 3, 4 और 5। पांचवी कौन सी मिली है? युआन मिली है 2016 में। 4 पहले थी। यानी एसडीआरएस कितनी मुद्राओं से बना हुआ है? 5 मुद्राओं से बना हुआ है, राइट। और विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या है? वो ये है, ठीक है। और विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा विदेशी विनिमय परिसंपत्तियां हैं। और अभी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $586 बिलियन से, यानी अरब डॉलर से कम होकर 584 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों की मात्रा कम हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार से आरबीआई क्या करती है? विदेशी मुद्रा भंडार से आरबीआई जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको फाइनेंस करती है, उसको पेमेंट करती है इंपोर्ट के लिए, राइट। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, अगर हमारे पास एफडीआई वगैरह ज़्यादा है, बाहर से पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ेगा। जबकि हम पेमेंट में अगर इंपोर्ट करके, आयात करके ज़्यादा पैसा बाहर भेज रहे हैं तो हमारा ये भंडार है वो घटेगा, राइट। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है और इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार को मैनेज करता है, उसका प्रबंधन करता है, उसको रेगुलेट करता है। किस अधिनियम के तहत? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस अधिनियम के तहत आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करती है? तो फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999, और इसने मतलब पार्शियली, आंशिक कार्य 2001 से शुरू किया और पूर्ण कार्य 2002 से शुरू कर दिया था। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, इसको शॉर्टकट में फेमा कह सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इससे पहले जो एक्ट काम करता था इस मतलब विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षण करने में, उसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, ये था। और इसके स्थान पर 1999 में आ गया फेमा, राइट। तो विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, कौन करता है, इसमें क्या क्या है और ये कैसे बढ़ सकता है, कैसे घट सकता है, इसके बारे में हम जाने थे। अगला, बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य भी करता है। लाइसेंस देने का कार्य, ये भी करता है। बैंकों को 2 प्रकार के लाइसेंस दिए जाते हैं। कौन कौन से? यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक लाइसेंस, भौमिक आधार पर लाइसेंस। 2 आधारों पर लाइसेंस मिलता है। नंबर 1 सार्वभौमिक, यानी जो बैंकें
पूरे देश में फैली हुई है, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, इनकी ब्रांचेस भारत में कहीं भी मिल जाएगी। इनको सार्वभौमिक बैंक कहा जाता है। और इनको लाइसेंस को किस प्रकार का मिला है? सार्वभौमिक आधार पर लाइसेंस मिला हुआ है, जिसको यूनिवर्सल लाइसेंस ऑन यूनिवर्सल बेस, राइट। दूसरा होता है वो भेदित, अब डिफरेंशिएटेड बेसिस पर मिलता है, विभेदित आधार पर लाइसेंस दिया जाता है। यानी जो क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में कार्य करती है, जैसे आपकी आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, जिनकी स्थापना 1975 में हुई। इसके अलावा कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये हुई, ये कोई विशेष क्षेत्र में ही कार्य करती है, इसलिए इनको डिफरेंशिएटेड बेस्ड पर लाइसेंस दिया जाता है, यानी विभेदित आधार पर लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि ये एक क्षेत्र तक सीमित होती है। जबकि सार्वभौमिक आधार पे उन बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है जो एक बड़े भूभाग में फैली होती है, या फिर कह सकते हैं कि पूरे देश में ही फैली होती है, राइट। तो लाइसेंस देने का कार्य, लाइसेंस किस आधार पे दिया जाता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब बना? 1949 को। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई खुद का, ये भी 1 जनवरी 1949 को हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, याद रखिए। बीआर एक्ट यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये बना। और इसमें एक धारा है, सेक्शन है 22, इसके आधार पर बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। सेक्शन 22 यानी धारा 22 के आधार पर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 22 के आधार पर बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मुद्रास्फीति को स्थिर रखना, मुद्रास्फीति को स्थिर रखने का भी एक लक्ष्य होता है आरबीआई के द्वारा। जैसे 2016 से 2022 तक भारत में मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य आरबीआई के द्वारा तय किया गया है वो कितना है? वार्षिक 2% से लेकर 6% रहेगा, यानी +4 ± 2%। यानी भारत में मुद्रास्फीति की दर यानी महंगाई की दर 2% से लेकर 6% के बीच रहेगी। और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कम से कम 5-6% मुद्रास्फीति होना यानी महंगाई की दर होना आवश्यक है। अदरवाइज ऐसे देश प्रगति नहीं कर सकते, इनका विकास नहीं हो सकता। तो मुद्रास्फीति को स्थिर रखने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। अगला, ये आपका फंक्शन नंबर 5 है। अगला इसी पे लिखवा देता हूं, छठा नंबर। तो छठे में आप देखोगे तो विकासात्मक कार्य या विकासात्मक योजनाओं का संचालन भी करना, देश के आर्थिक विकास में योगदान, देश के आर्थिक विकास में योगदान। योगदान देना भी आरबीआई का मुख्य कार्य है। और इसके अलावा क्या करता है? जैसे आपका कोई भुगतान हुआ है और वो भुगतान आप तक नहीं पहुंचा है, या फिर कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर आपके साथ हेराफेरी हुई है, तो भी आरबीआई उसमें आपकी सुलह करवाएगी, उसमें आपका प्रॉब्लम का समाधान करेगी। जैसे आपने पेटीएम से किसी को पैसा भेजना था, यूपीआई से पैसा भेजना था,
डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पैसा भेजना था या आपके पास आने वाला था लेकिन आपके पास ना पहुंचा है, या फिर आपने जिसको भेजा उसके पास नहीं गया है, तो उसका सुलझारा कौन करेगा? आरबीआई करेगा। किस एक्ट के तहत? पीएसएस एक्ट 2007, यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अधिनियम 2007 के अनुसार अगर किसी भी पेमेंट में यूपीआई हो, पेमेंट जो आपके ऑनलाइन पेमेंट हो, या फिर आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड में पेमेंट या तो आया नहीं है या आपके पास पहुंचा नहीं है या फिर किसी दूसरे के पास नहीं गया आपके द्वारा, तो पीएसएस एक्ट 2007 के तहत आरबीआई उस पर कार्यवाही कर सकती है, राइट। इसके अलावा साख का नियंत्रण करना, साख यानी क्रेडिट कंट्रोल, साख का नियंत्रण यानी देश में मुद्रा कितनी रहनी चाहिए, उसको कितना कम करना चाहिए, मनी सप्लाई कितनी दी जाए, इसका नियंत्रण करना भी आरबीआई का कार्य है। साख का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करती है साख का नियंत्रण। और जबकि जो आपकी जो कॉमर्शियल बैंक्स होती है वो क्या करती है? वो साख को उत्पन्न करती है, जबकि आरबीआई साख का नियंत्रण करता है, राइट। साख का नियंत्रण करने का कार्य किसका है? आरबीआई का कार्य। इसके अलावा और क्या कर सकती है आरबीआई? आरबीआई के पास वैसे वो फंक्शन नहीं है, जैसे 1995 में ओम्बड्समैन आया था, यानी लोकपाल। आरबीआई का लोकपाल कब आया था? ये फंक्शन नहीं है, ये भी शिकायतें सुनने का काम करता है। आपकी ग्रीवेंसेस यानी शिकायतें हैं वो कौन सुनेगा? लोकपाल सुनेगा। जबकि आपकी जो स्केड्यूल बैंक्स हैं इनके लिए, या फिर रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, प्राइमरी सोसाइटीज़ के लिए भी एक अलग मतलब यही जो आपका लोकपाल है, ये लोकपाल जो लाया गया था वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का एक सेक्शन है 35A। इसके आधार पर भारत में आरबीआई के द्वारा लोकपाल का गठन किया गया था, और एक आरबीआई के द्वारा ऑफिशियल को लोकपाल नियुक्त किया जाता है, और वो वित्त से संबंधित तमाम जो शिकायतें होती है उनको सुनता है, उनका निपटारा करता है। जैसे मान लो आपका किसी बैंक से वित्तीय संबंधित कोई प्रॉब्लम हो चुकी है और वो बैंक आपसे 1 महीने से सुन नहीं रही है, आपकी शिकायतों को रिजेक्ट कर रही है, तो ऐसे में आप लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अभी 1995 के बाद नई स्कीम आ चुकी है आपकी कॉमर्शियल बैंकों के लिए 2006 लोकपाल स्कीम 2006। और आपकी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इनकी जो शिकायतें होती है, यानी इनसे आपने पैसा लिया और आपके पास पहुंचा नहीं है, या फिर आपको किसी वित्तीय एसेट्स या संपत्ति में किसी भी प्रकार का जो प्रॉब्लम हुई है, तो उसका सुलझारा करने के लिए लोकपाल कौन सा है? लोकपाल 2018, वो इसका समाधान करेगा। जबकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए लोकपाल 2006 है, वो इसका निपटारा करेगा। और लोकपाल है वो 1995 में आया था। अभी लोकपाल स्कीम 2006 है, जो आपकी कॉमर्शियल बैंक्स, स्केड्यूल बैंक्स, अनुसूचित बैंकें। अनुसूचित बैंकें कौन सी होती है? जो आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसूची 2 में जितनी भी बैंकें हैं, जिन बैंकों के बारे में वर्णन कर रखा है, उनको अनुसूचित बैंकें कहा जाता है। और अगला टॉपिक है हमारा साख का
निरंतरण जो अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। और जो आप रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए, एसएसटी वालों के लिए ये क्लास बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन है जो बाहर इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। और आपको पीडीएफ भी मिलेगी जिसके लिए आपको एक नाम मात्र चार्ज करना पड़ेगा, जबकि आपको ये क्लास है जो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू।